हे दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय एपिसोड नंबर 35। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, आज की सीरीज बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अभय का गायत्री को देख नहीं पाया था, इसीलिए वो उसे खोजते हुए मंदिर के बाहर चला गया और इधर गायत्री को रोहन के आदमी काशी समझ के उठा ले गए थे। अभय गायत्री को खोज रहा था। जब सिया मंदिर की परिक्रमा कर के आई तो उसने देखा गायत्री वहाँ नहीं थी। उसे घबराहट होने लगी और साथ में डर भी लगने लगा। उसे पता था कि अगर मालिनी को ये पता चला कि तो क्या होगा। उसे बीता हुआ पल याद आ रहा था कि गायत्री को खोजने लगी और अभय भी उसे खोज रहा था। दूसरी तरफ रुद्र जब शिवांगी और युग के पास आया तो उसने देखा काशी उसके साथ नहीं थी। उसने शिवांगी को देखते हुए कहा, शिवांगी, काशी कहाँ है? आपके साथ ही थी ना, वो कहाँ चली गई? शिवांगी ने उसे कहा, भाई दी तो महल वापस चली गई है। उसके सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो चली गई। माँ और आंटी ने भी उन्हें आदमी के साथ भेज दिया है। यह सुनते ही रुद्र ने कुछ सोचते हुए उसे कहा, अच्छा मैं भी थक गया हूँ, मैं भी जाता हूँ। आप सब आ जाना और माँ को भी बता देना। शिवांगी उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और बस रुद्र वहाँ से चला गया। इधर विजय और राणा जब अभय के पास आए तो देखा वो वहाँ नहीं थे। वो अभय को खोजते हुए मंदिर के बाहर चले गई। अभय गायत्री को खोज रहा था। दूसरी तरफ मालिनी जब मंदिर में आई तो देखा गायत्री और सिया दोनों ही वहाँ नहीं थी। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यहाँ एक लड़की थी और औरत खड़ी थी, लाल दुपट्टा और मोती का हार पहने, आपने देखा क्या? कहाँ है वो? उसने पंडित पूछने पर पंडित जी ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा बेटा। पंडित जी की बात सुनते ही मालिनी ने गायत्री को खोजने लगे और यहाँ रोहन के गुंडे गायत्री को लेकर मंदिर के दूसरी तरफ के खाली मैदान में ले आए थे। गायत्री के चेहरे पर सिंदूर लगा था और उसकी आंखें सिंदूर से जल रही थी। रोहन के आदमी उसका पकड़े और उसे जबरदस्ती इधर लेकर आए और उसे बोले, बहुत परेशान कर लिया तूने हमारे साहब को, अब तुझे मार के हम उसे इनाम लेंगे। उसकी बात सुनकर गायत्री ने उसे कहा, आप लोग हैं कौन और मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, प्लीज कोई पानी दो मुझे। पानी नहीं, हम सीधा तुझे मौत देंगे, ऊपर जाकर अपने महादेव से मांगती रहना पानी। राजकुमारी काशी जी, ये कहते ही वो उस पर तलवार से वार करने ही वाला था कि तभी सिया वहां गई। उसने तेज से चिल्लाया, मालिनी। उसकी आवाज़ सुनकर सारे गुंडे उसकी तरफ देखने लगे। गायत्री ने आंखों को चुपते हुए कहा, सिया मेरी आंखें जल रही हैं, प्लीज़ कुछ करे। ये कहते हुए वो बिना देर देखे कदम बढ़ाने लगी, पर एक गुंडे ने उसे पकड़ लिया। सिया ने आगे बढ़ते हुए गुंडे से कहा, मेरी मालकिन को छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही सारे गुंडे हंसने लगे। उसमें से एक ने कहा, लो सरदार, अब ये तो चिपकली हमें धमकी देने आई है, बताओ क्या वक्त आ गया है। यह कहते हुए वो आदमी सिया की तरफ बढ़ा और सिया के नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सिर पर निशाना लगाया और वो निशाना बिल्कुल सीधा उसके सिर पर बैठा और एक सोट में उसके सर से खून आने लगा। ये देखकर सिया ने उसे कहा, बेटा शायद तू भूल गया कि छिपकली बहुत जहरीली होती है, अगर काट ले तो इंसान मर भी जाता है। वो इतना ही बोली थी कि उसमें से कुछ आदमियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया और सिया ये देखकर खुद को छुड़ाने लगी, पर उन्होंने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था। जिसे सिया ने मारा था उसने उसके पास आकर उसे एक जोरदार सा थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे मारोगी? अब देखो तू भी इसके साथ मरेगी। उसे थप्पड़ से सिया के होठों से खून आने लगा था। तभी सरदार ने उन सब से कहा, जल्दी से इन दोनों को निपटाओ और निकलो, ज़्यादा बहस करने में वक्त बर्बाद मत करो। उसके कहते ही एक आदमी गायत्री की तरफ तलवार लेकर बढ़ा और गायत्री इस बात से अपनी आंखों की जलन की वजह से बंद किए हुए खड़ी थी। एक गुंडा उस पर वार करता है और सिया ये देखकर तेजी से चिल्लाती है, गायत्री जी, पर तभी वो देखती है कि किसी ने आकर उस वार को रोक दिया था। सिया ये देखकर थोड़ी खुश हो गई। उसने गुंडे से उस आदमी को देखते हुए कहा, तू कौन है जो यहाँ मारने आ गया? ये कौन हूँ उसकी छोड़, पर तू कौन था ये कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर मेरी तलवार पड़ी तो कोई नहीं बचाएगा। वो ये कहते जा रहा था, उधर उसके हाथों से सिर कर खून की बूंदें गायत्री जी की मांग में सज रही थी। तू बड़ा हीरो बन रहा है, शायद तू यहाँ हम लोगों के बारे में नहीं जानता जो ऐसे ही मरने आ गया है। सरदार की बातें सुन अभय ने उसकी तरफ देखकर तलवार उस गुंडे के लेकर इसी पर वार कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी तारफ देखते हुए बोला, शायद तू मुझे नहीं जानता कि अभी तक मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बहस कर रहे हो। अभी भी वक्त है, अगर अपनी मौत नहीं चाहते हो तो निकल लो यहाँ से। अरे खड़े क्या हो, मारो इसे। सरदार के ये कहते ही सारे गुंडे अभय को घेर के खड़े हो गए। सिया को भी गुंडों ने छोड़ दिया। वो जल्दी से भाग के गायत्री के पास आई, उसे संभालते हुए बोली, आप ठीक हो ना? सिया, हमारी आंखें बहुत जल रही हैं। गायत्री की बात सुनकर सिया इधर उधर पानी खोजने लगी। तभी अभय ने उसे कहा, बेटा आप इन्हें यहाँ से लेकर जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। सिया ने उसे देखते हुए कहा, पर सर आपको ऐसा अकेले छोड़ के? मेरी फिक्र छोड़ो, इन्हें लेकर निकलो, जाओ यहाँ से। अभय की बात सुनकर सिया गायत्री को ले जाने लगी तो एक आदमी ने उन्हें रोकना चाहा, पर अभय के ने उसे पकड़कर तलवार उसकी गर्दन पर फेर दी और वह वहीं गिर गया। ये देखकर सब थोड़ा खौफजदा हो गए। सिया गायत्री को लेकर वहाँ से चली गई। अभय ने उस गुंडे को देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरे हाथ में तलवार आई तो कोई जिंदा बचेगा। तुम एक बार फिर से मुझे पुराना अभय प्रताप सिंह बनने पर मजबूर कर दिया है। पहले तो ये बताओ कि तुम सब उन दोनों के पीछे क्यों पड़े थे?
सरदार ने उसे देखते हुए कहा, हम काशी को मारने भेजा गया है और हम उसे मार देते, पर तुम यहाँ आ गए और सब बर्बाद कर दिया। यह सुनते ही अभय ने उसे कहा, फिर तो अब तुम्हारा मरना तय है। हमारी बेटी को मारने आए थे, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? ये कहते हुए उसने सारे आदमी पर वार किया। तभी वहां राणा और विजय भी आ गए। उन्हें देखकर अभय अकेले ही इतने सारे लोगों से लड़ रहा था। ये देखकर विजय और राणा भी उसकी मदद करने के लिए आ गए। कुछ देर में तीनों ने मिलकर सारे गुंडों को जमीन पर गिरा दिया था। सरदार भी जख्मी पड़ा हुआ था। अभय उसके सामने खड़े होते हुए बोला, अब ये बताओ किसने भेजा है तुम्हें? उसके पूछने पर सरदार ने कहा, रोहन सरावत ने। सरदार के ये बोलते ही अभय की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके देखते हुए कहा, जा और जाकर अपने रोहन मालिक से बोल दे कि काशी का पिता अब आ गया है, तो मेरी बेटी तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दो। और उसे बोल कि अभय प्रताप सिंह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए बोल उसे कि अपने तक सीमित हो जा, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए सरदार उसकी बात सुनकर वहां से बचते बचाते कुछ लोगों के साथ वहां से निकल गया। विजय ने अभय की देखकर कहा, क्या हुक्म सा, आप तो आते ही हम सब को जंग के मैदान में खड़ा कर दिया। अरे आज तो छोड़ दिया होता हमें। ये कहते हुए उसने तलवार दूर फेंक दी। राणा भी तलवार फेंकते हुए कहा, सच में हुक्म सा, आपने तो यहाँ आते ही जंग का कर दिया, पर आप यहाँ आए कैसे? अभय ने उन दोनों को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, किसी को खोजते हुए आया था। देखा तो एक औरत और लड़की को इन लोगों ने किडनैप करके रखा था, पर बात ये समझ नहीं आई कि ये जब काशी को मारने आए थे तो इन दोनों को क्यों पकड़ लाए। ये कहते हुए अभय वहां से जाने लगा तो विजय और राणा भी उसके साथ चल दिए। विजय ने एक दोस्त की तरह उसे कहा, उसकी छोड़े पर आप ये बताएं, आप किसे खोज रहे थे जो यहाँ आ गए? यहाँ आपको कौन मिला? अभय ने बिना उसे देखे कहा, वो जो आरती गा रही थी। क्या मतलब आप अब काशी को भूल के किसी और की से दिल लगी करेंगे? बहुत गलत बात है हुकुम सा, और ये वक्त अपने बच्चों की शादी करने की है, खुद की नहीं। विजय के ये कहने पर राणा हंस दिए और अभय पीछे मुड़ के घूर के राणा को देखने लगे तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आपको बड़ी हंसी आ रही है इसकी बात पर? चलिए अभी चंदो से कहता हूँ कि आप किसी और के साथ थे, तब देखो वो करती है क्या आपके साथ। राजा साहब चलिए अपनी रानी जी को भी बताते हैं कि आप किसके पीछा करते हुए यहाँ आए थे। यह कहकर अभय मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गया और विजय राणा उसे मुंह खोल के घूर के देख रहे थे। और उधर रुद्र काशी के पीछे महल में चला आया था। वो महल में आए तो देखा पूरे महल में कुछ नौकर ही थे और बाकी बाहर गार्डन में खड़े थे। उसने अंदर आकर एक नौकर से पूछा, काशी महल आ गई क्या? उसके पूछने पर नौकर ने सर झुका के कहा, जी कौर सा, राजकुमारी आ गई है महल में, अभी अपने कमरे में गई है। यह सुनकर रुद्र ने उससे कहा, ठीक है तुम जाओ। यह कहते ही नौकर वहां से चला गया। रुद्र काशी के कमरे की तरफ चल दिया। इधर काशी अपने कमरे में आई और अपने गले में पहने हार को उतार के रख लेने लगी। उसे हार उतार के रखते हुए अपनी गर्दन पर देखा तो वहां लाल निशान ही हो गए थे, शायद हार की वजह से छिलता गया था। काशी बाहर निकली और सामने से जा रही एक नौकरानी से कहा, सुनो हमारे लिए चंदन और हल्दी का लेप ले आओ। उसकी नौकरानी ने उसे कहा, जी राजकुमारी अभी लेकर आते हैं। ये बोल वो चली गई और काशी वापस से अपने कमरे में चली गई। वो अंदर आकर अपनी पिन के दुपट्टे को खोल दी और उसके कंधे पर वैसे ही रख दिया। वो बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों से चूड़ियां उतारने लगी। कुछ देर में नौकरानी लेकर काशी के कमरे में तक पहुंची ही थी कि तभी रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, ये किसके लिए है? जी कौन सा, ये राजकुमारी के लिए है, उन्होंने मंगवाया था। उसके कहने पर रुद्र ने उसे हाथ से लेप ले की कटोरी उससे जाने को कह दिया। नौकरानी उसे कहने पर चली गई। रुद्र उसे जाते ही काशी के कमरे में चला गया। उसने देखा काशी आईने के सामने खड़ी थी और अपनी गर्दन को देख रही थी। काशी ने रुद्र को देखा नहीं था। उसने जैसे ही सुना कोई आया है तो उसने लगा वही नौकरानी होगी, लेप लेकर आई होगी। काशी ने बिना देखे उसे कहा, प्लीज क्या आप लगा देंगी इसे मेरी गर्दन पर? यह कहते हुए उसने अपने बालों को धीरे से हटा के एक तरफ कर दिया। रुद्र ने दरवाजा बंद किया और लेप लेकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो काशी आईने से हट के बालकनी की तरफ खड़ी हो गई। वहां से आती हवा उसके गले पर छिले भाग को ठंडक दे रही थी। रुद्र उसके पास आया और चंदन के लेप को उसके गले पर धीरे से लगाने लगा। तभी बाहर से सन्नाटे के बीच में किसी के रेडियो से एक बहुत ही प्यारा सा गाना बजने लगा। रोशनी से भरे भरे नैन तेरे, रोशनी से भरे भरे नैन तेरे, छूके बोले ना छूना मुझे, छूके बोले छूना ना मुझे, छूके बोले छूना ना मुझे। काशी को जैसे अपनी गर्दन पर रुद्र की अंगुलियों की छुअन का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ने लगी पर रुद्र ने उसके कंधे को पकड़कर उसे रोक दिया और वापस वैसे ही खड़े रहने को कहा। काशी उसके छूने से सिर सी गई थी। रुद्र उसे बहुत करीब खड़ा था। उसने कटोरी को बगल में मेज पर रखा और उसे पीछे से पकड़ते हुए उसकी गर्दन की तरफ झुक के बहुत आहिस्ता से बोला, आप तो दूर रहना चाहती थी तो फिर ये यहाँ कैसे? ये कहते हुए उसने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। रुद्र ने उसे ये पूछा ही था कि तभी फिर से बाहर से गाने की आवाज़ आई, सपनों से भरे भरे नैना तेरे, सपनों से भरे भरे नैना तेरे, छूके बोलना छूना मुझे, छूके बोले छूना ना मुझे, छूके बोले छूना ना मुझे। काशी उसके इस तरह से छूने से वापस से बेचैन हो रही थी। रुद्र ने उसके
गालों को अपने होठों से छूते हुए कहा, क्यों आई हैं आप? जब हम नहीं आए आपसे मिलने तो आप क्यों आई? काशी रुद्र के ऐसे पास आने से सिरह रही थी। उसने खुद को रुद्र को धक्का दिया और दूर जाने लगी तो रुद्र ने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी घबराई हुई आंखों में देखने लगा। तभी बाहर से एक बार फिर से गाने की आवाज़ आई और रुद्र जैसे काशी की आंखों में खोने से लगा। ढूंढा है तुझे आकाश ऊपर तले, शायद किसी बर्दरी में लिपटी हुई तू मिली। हाँ, आकाश ऊपर तले, शायद किसी नदी पे चाहता हूँ तू मिले। रोशनी से भरे भरे नैन तेरे, चूके बोले ना छूना मुझे। काशी रुद्र के पास होने से सिमट रही थी। रुद्र था जो उसकी आंखों में बहुत मदहोशी से देख रहा था। रुद्र ने एक बार फिर उसके नज़दीक जाते हुए उसे पूछा, बताओ किसके लिए यहाँ आना आपने मंजूर किया? इस बार काशी ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मैं बस सबके कहने पर यहाँ आई हूँ। मुझे है पता था कि हम यहाँ आएंगे, वरना मैं मना कर देती। और कंवर साहब, आप अपना किया वादा तोड़ दिया है। मैंने आपसे कहा था आप मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे मिलने नहीं आएंगे। काशी के ऐसे बेरुखे भरे जवाब पर रुद्र को गुस्सा आ गया था। उसने काशी की कमर से पहना कमरबंधन अपने हाथों से लेकर तोड़ दिया, जिसे उसकी सारे मोती पर्स पर गिर गए। ये होता कि काशी रुद्र की आंखों में देखने लगी, जिसे गुस्सा था, और रुद्र उसे उसकी घबराए चेहरे को देख रहा था। तो दोस्तों, क्या काशी और रुद्र का मिलन हो पाएगा या फिर कुछ नया ही हो जाएगा इन दोनों के रिश्ते में? ये सब तो जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। काशी के बेरुखे जवाब पर रुद्र को गुस्सा आ गया, जिसे काशी उसकी आंखों में देख सकती थी। रुद्र ने उसे अपने पास लाते हुए कहा, यह जवाब सच नहीं है। आप आई जरूर सबके कहने पर, लेकिन आप खुद के दिल से मजबूर भी थी, जैसे मैं था आपको ना देकर और आपको छू ना पाने पर। सच कह रहा हूँ ना मैं। काशी उसकी बात सुनकर उसे बोली, बस करिए रुद्र जी, आपको ये क्यों लगता है कि हम यहाँ आपके लिए आए हैं? क्यों लगता है कि मैं जो करती हूँ वो सब आपसे जुड़ा रहता है? नहीं है ऐसा कुछ, ना मेरे दिल में है ना मेरी जहन में है। यह सुनकर रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास लाते हुए कहा, नहीं है तो उस दिन आप डर क्यों गई थी? हमारी हालत देखकर क्यों आप घबरा गई थी? मेरा खून बहते देखकर क्यों हर आधी रात में उठ के अपनी बालकनी में खड़ी होकर खुद की बाहों में ले लेती हैं? क्यों आप मुझे ना देख के परेशान थी, बेचैन थी? बताओ काशी। रुद्र के ऐसे कहने पर काशी उसे हैरान नजरों से देखने लगी। वो उसे बोली, मतलब आप जैसलमेर? वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्र ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने पास लेकर आया और उसके एहसास को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोला, हाँ, मजबूर कर दिया था आपने। यह दिल बेचैन था, यह नजरें बेताब थी आपको देखने के लिए, इसीलिए मजबूर होकर आपकी चौखट तक आते थे, आपको दूर से देखते और चले जाते थे। आप खुद की तड़प को, बेचैन को हमसे छुपा रही, पर हम ऐसे कुछ नहीं करने वाले। लेकिन वादा करता हूँ, अगर बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आप क्या कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। आपको माधवगढ़ लाने से मैं अपनी पत्नी को तब तक वहाँ छोड़ा हूँ जब तक मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता आपसे दूरी मैं अब सहन कर पाऊँगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे मिलेंगे नहीं। काशी के इतना कहते ही रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपके लिए जमाने के रीति रिवाज को बदल सकता हूँ, हर वादा तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपसे दूर रह के यह मंजूर नहीं। और हाँ, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा। मैं जैसलमेर गया पर आपके सामने नहीं आया, आपसे मिला नहीं, और यहाँ आप खुद चल के आई हैं। काशी रुद्रांग सिंह जी, और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा, पर ये वादा तो नहीं किया था कि आप अगर सामने आई तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो वादा टूटा कहाँ है? ये कहते हुए वो काशी को मुस्कुरा के देखने लगा। काशी ने उसे देखते हुए कहा, जाइए आप यहाँ से, रात बहुत हो गई है, कोई आ जाएगा तो क्या? मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, इसमें क्या गलत है? और वैसे भी मैं आज रात अपनी पत्नी के कमरे में रुकना चाहता हूँ, उसकी बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये कहते हुए उसने काशी को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। काशी उठते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? किसी ने देख लिया तो आप जानते हैं क्या होगा? रुद्र ने बिस्तर को दूसरी तरफ से आकर उसे बाहों में लेकर सोते हुए कहा, उसकी फिक्र आप करें, मैं तो सोने जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपने मुझे खुद से दूर रखा था तो उसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, और मेरे दिल को सुकून तो गुड नाइट। यह कहते हुए रुद्र काशी को अपनी बाहों में जकड़ के सो गया। रुद्र तो सो गया, पर काशी तो जान निकल ले जा रही थी, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र की पकड़ बहुत मजबूत थी। थक हार के उसे भी ऐसे ही सोना पड़ा। आधी रात के करीब गायत्री का घर मालिनी आधी रात के करीब गायत्री के घर लेकर आई। उसकी आंखों में अब हल्की हल्की जलन थी, पर वो ठीक थी। मालिनी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी और वो उसे वहीं से लेकर आ रही थी। उसने सिया को देखते हुए कहा, तुम कहाँ थी जब इसके साथ ये सब हुआ था? सिया ने डरते हुए कहा, मैं तो इसके कहने पर माता की चुनरी लेने गई थी, जब आई तो वह नहीं थी।
चुप करो तुम, इसकी देखभाल करो, मैं जा रही हूँ, कल आऊँगी। और कोई बात हो तो फ़ोन कर देना, दवा टाइम पर दे देना इसे, और कोई लापरवाही ना हो। ये बोल मालिनी गुस्से से निकल कर बाहर आ गई। उसने गाड़ी पर लात मारते हुए खुद से ही कहा, एक बेवकूफ़ की वजह से अभय ने इसे देखकर भी नहीं देखा। मैं चाहती थी कि अभय देखे इसे, पर कोई नहीं, आज नहीं तो कल अभय गायत्री के सामने जरूर आएगा। यह बोल वो गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद सिया बड़बड़ाते हुए गायत्री के कमरे में जो बिस्तर पर आंख बंद किए हुए लेटी थी, सिया उसे बोली, आप गलत करती हैं और डांट हमें सुनानी पड़ती है। आप क्यों ऐसे कुछ करती हैं जिसे हमें सुनना पड़े? खड़ी नहीं रह सकती थी आप? मैं आ ही रही थी ना। पर नहीं, आपको तो घूमने की पड़ी हुई थी। पर शुक्र हो जाए आदमी का जिसे हमने बचा लिया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। लेकिन खबरदार आज के बाद कहीं भी अकेली गई तो। उसकी बात सुनकर गायत्री आंखों को बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी। सिया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे बोली, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं आप चलिए दवा ले लीजिए और खा लीजिए। ये बोल उसने सहारा देकर उठाया और दवा देते हुए उसे बोली, वैसे जो भी कहे, मुझे उस आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे हीरो हो। मतलब क्या ऐन मौके पर आया और क्या डायलॉग था। मैं तो फैन हो गई उसकी। बस तुम तो बस जब देखो किसी ना किसी लड़ाकू इंसान की फ़ैन होती रहती हो। अरे मुझे तो वो भी किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। वैसे मैं उसे अच्छे अरे मुझे तो वो भी किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। वैसे मैं उसे अच्छा बोल सकती हूँ क्योंकि उसने हमारी जान बचाई, बस इसीलिए मैं उसे अच्छा गुंडा कहूँगी। गायत्री ये बोल के लेट गई। सिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे वाह क्या बात है, पहली बार आपने तारीफ भी की तो ऐसे ये सुनने वाला मर जाए। अरे अगर तारीफ ही करना था तो दिल से करती ना। नहीं, आप तो उसमें भी कंजूसी करती हैं। अच्छा अब आप सो जाइए, मैं यही हूँ, कुछ चाहिए तो आवाज़ दे देना। ये बोल वो वहाँ रखी काउच पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र कार्डबोर्ड पर गई। उसने देखा उस पर एक पेंटिंग बनी हुई थी, पर वो फटी फूटी सी थी। उसने गायत्री से बोली, आपने एक नई पेंटिंग बनाई है क्या, मैं देखूं? देख लो, गायत्री ने कहते हुए सिया ने उठकर कवर्ड के ऊपर से कवर हटाया और उसे देखते ही बोली, ये इनकी तस्वीर आपने बनाई, पर कैसे? उसके ये कहने पर गायत्री ने उसे कहा, मतलब मैं समझी नहीं। ये कहते हुए वो आँख खोल उठकर उसे देखने लगी। अरे ये वही है जिन्होंने आज हमारी जान बचाई, पर आपको इनकी तस्वीर कैसे बनाई? आप मिली हैं इनसे? क्या आप जानती हैं इन्हें? उसके इस सवाल पर गायत्री ने उसे कहा, नहीं, मैं इसे कभी नहीं मिली, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इन्हें, पर अक्सर रातों में ना जाने क्यों इनका सपना मुझे आता है। मैं डर जाती हूँ, जैसे ये मेरा हाथ अंधेरे में छोड़ के जा रहे हो, और ना जाने क्यों। पर तू सच बोल रही है, ये वही थे जिन्होंने आज हमें बचाया? हाँ मालकिन, ये वही हैं। ये बोलते हुए वो रुकी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक मिनट, कहीं ये कोई पुराने जन्म की बात तो नहीं है ना? कहीं ये आपका कोई पुराना जन्म का आशिक तो नहीं है? मतलब क्या पता आप दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई हो और आप वापस आई हो इसके लिए, इसकी पार्वती बनके। उसके ये कहने पर गायत्री ने उसे घूर के मुंह बनाकर देखते हुए कहा, बस करो तुम तो जब देखो शुरू हो जाती हो। अरे कभी तो असली ज़िंदगी की बातें किया करो। और ये पार्वती जी का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, सिया उसे समझाते हुए बोली, अरे आपको नहीं, बड़े फेमस है इसकी स्टोरी। आपने ही तो हमें बताई थी कि जब शिव जी की सती जी बिछड़ी तो वो पार्वती जी के रूप में उन्हें अगले जन्म में मिली। उसकी बात सुनकर गायत्री जी मुंह पर चादर डालते हुए बोली, सो जाओ सिया, तुम तो सच में पागल हो गई हो। कल हमारे साथ दिमाग के डॉक्टर के पास चलना। ये कहते हुए वो सो गई और सिया उसे देखते हुए काउच पर आकर लेटते हुए बोली, हद है, हमें कोई सीरियसली लेता ही नहीं। ये कहते हुए वो भी सो गई। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बैठा अपने हाथों को देख रहा था जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। उसने उसे देखते हुए कहा, कौन है आप? मैं जब भी आपसे मिलना चाहता हूँ उसी वक्त कुछ हो जाता है और हम आपको देख नहीं पाते। आज भी वही हुआ, पर अब आपके बारे में पता करना होगा कि कौन है, कहाँ रहती हैं और यहाँ कैसे, क्योंकि आप सुबह जैसलमेर में थी, रात में आप यहाँ माधवगढ़ में। कोई तो बात है, अब हमें पता लगाना ही होगा। यह कहते हुए उसने कुणाल को कॉल किया। कुणाल ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ सर, क्या हुआ? आपके इस वक्त कॉल किया है? कुणाल, आप वही है ना? एक औरत है जिसके बारे में मुझे जानना है, पता करो कौन है वो। अभय के ये कहने पर कुणाल ने उसे कहा, ठीक है सर, मैं कल शाम तक बता दूंगा, नाम पता और फोटो भेज देता हूँ। उसकी बात पर अभय ने याद करते हुए कहा, गायत्री नाम है और पता मुझे पता नहीं, वो तुम पता करो। और तस्वीर है नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, पर हाँ वो माता के मंदिर में आती है और आप जाएं कल और पता करें कि कौन है, कहाँ से आई हैं, कहाँ रहती हैं। अभय के कहने पर कुणाल ने उसे ओके कहकर फ़ोन कट कर दिया। कल शाम तक तुम्हें अरे बारे में मुझे शायद सब कुछ पता चल जाए। बहुत चुप लिया आपने हमसे। ये कहते हुए वो सो गया। तो क्या होगा? इधर रोहन के गुंडे जब जख्मी हालत में उसके पास पहुंचे तो रोहन बैठ के शराब पी रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा था। जब उसने उन्हें लेकर उनके पास आया तो रोहन ने उनसे पूछा, मर गए वो या नहीं? वैसे तुम्हारी हालत देखकर लगता तो नहीं है कि वो मरी होगी। सरदार ने डरते हुए कहा, सर वो तो
वो उसके पिता उसे बचाने आ गए थे। वो इतना ही बोल पाया था कि रोहन ने जय को इशारा किया और जय ने गन निकाल के उस पर शूट कर दिया और वो वहीं मर गया। उसकी तरफ देखते हुए रोहन ने कहा, जब उसे मार नहीं पाए तो यहाँ क्या अपना मुंह दिखाने आया था? जय, इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ। ये सुनते ही जय ने 2 टोन आदमियों को बुलाया और उस आदमी को वहाँ से ले जाने को कहकर सफाई करने को कहा। कुछ देर में ही वहाँ सब कुछ साफ था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। रोहन ने उठते हुए कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम देखो इस लड़की की लाश कब तक मुझे मिल सकती है। यह कहते हुए वो अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। जय उसकी बात सुनकर वहाँ से चला गया। रोहन ने अपनी बगल की ड्रॉर में को खोला और उसमें रखी काशी की रुमाल को निकाल के देखने लगा। उसने वहीं रखे लाइटर को उठाया और उसे जलाते हुए बोला, अब ये आग जो यहाँ सीने में लगी हुई है तुम्हारी चिता की अग्नि को देखकर ही शांत होगी। काशी प्रताप सिंह, पहले तुम्हारी खूबसूरती से प्यार हो गया था, पर अब तुमसे बहुत नफरत है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बस तुम्हें किसी भी तरह तड़पा तड़पा के मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने जलते हुए रुमाल को फर्श पर गिरा दिया और खुद उसे गुस्से में देखने लगा। कुछ देर में रुमाल पूरी तरह से जल कर राख हो गया था। रोहन भी अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई थी। सुबह 4 बजे काशी का कमरा। काशी रुद्र की बाहों में आराम से सो रही थी और रुद्र भी उसे अपनी बाहों में लिए सुकून से सो रहा था। काशी ने जब उसकी तरफ करवट ली तो उसकी पायल की आवाज़ और उसके हिलने से रुद्र की आंख खुल गई। उसने अलसाई हुई आंखों से देखा तो काशी उसकी बाहों में ही सो रही थी। उसने उसके चेहरे पर आए हुए एक लट को हटा के कान के पीछे किया और मुस्कुरा दिया। उसने उसे धीरे से अपनी बाहों से दूर किया और उसका सर तकिए पर रख दिया। उसे देखते हुए वो बोला, आपको खुद से दूर करने का मन तो नहीं है, पर आपको सबके सामने रुस्वा भी नहीं होने दे सकता, इसीलिए बस आपके लिए जा रहा हूँ। बोलकर उसने अपनी पॉकेट से एक चैन निकालकर उसके गले में पहना दी और उसके गाल पर हल्के से होठों से छू के बोला, यह आपके लिए एक हमारी तरफ से एक तोहफा। अब आपका गला खाली था तो सोचा मंगलसूत्र ना सही, यही सही, जब आपकी रजामंदी हो तब वो भी पहना दूंगा। ये बोल वो मुस्कुरा के वहाँ से चला आया और इन सब से बेखबर वो सो रही थी, पर उसे काशी के कमरे से निकलते हुए शालिनी ने देख लिया था। शालिनी सोच में पड़ गई कि रुद्र काशी के कमरे में। अंदर जाकर उन्होंने देखा काशी आराम से सो रही थी। ये देखकर वो खुद से ही बोली, ये तो आराम से सो रही है, तो रुद्र यहाँ क्या करने आया था? यह सोचते हुए उसने देखा काशी को ठंड लग रही थी। वो उसके पास गई और उसे कंबल उड़ा के जाने लगी तो उसने काशी की मांग में लाल रंग देखा, जिसे देखकर उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ी और ध्यान से देखने लगी, पर काशी के बाल इधर उधर हो रहे थे तो उन्हें लगा शायद ये उसका वहम था। वो वापस से बाहर आ गई, पर उसके दिमाग में अब भी यही चल रहा था कि रुद्र काशी के कमरे में क्या कर रहा था, और वो यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। सुबह का वक्त था। काशी का कमरा। काशी अपने कमरे में सो रही थी। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो उसने जल्दी से उठकर देखा तो वहाँ रुद्र नहीं था। उसे चैन की सांस ली और अपना सर पकड़कर बैठ गई और कल रात की बात याद करने लगी और उठी और वॉशरूम में चली गई। वो जब नहा के बाल को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई तो देखा रुद्र उसके सामने खड़ा था। उसने दुपट्टा नहीं ले रखा था। जब उसने रुद्र को ऐसे उसके सामने देखा तो वो जल्दी से गई और अपना दुपट्टा लेते हुए उसे बोली, आप फिर से यहाँ आ गए, आप चाहते क्या हैं? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, अब मेरी पत्नी यहाँ है तो मैं कहीं और तो जा ही नहीं सकता ना। वैसे आपके लिए कुछ लाया था, सोचा आपको ज़रूरत होगी तो ले आया। ये कहते हुए वो काशी के पास आ रहा था। काशी उसे दूर होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। माँ या पापा यहाँ आ गए तो फिर आप देख लेना। रुद्र ने उसके पास आते हुए उसकी कमर पकड़ के अपने पास खींच लिया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आने दो, उन्हें भी अपने दामाद को अपनी बेटी के पास देख कर यहाँ बहुत खुशी होगी। काशी ने उसे खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो आप? उसके ऐसे कहने पर रुद्र ने उसे पकड़ के आईने के सामने खड़ा कर दिया और उसे बोला, अगर आप आंखें बंद कर देंगी और 5 मिनट बाद खोलेंगी तो पक्का मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यह सुनते ही काशी ने आईने में देखते हुए कहा, पक्का? तो रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर काशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब काशी की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने आँख को बंद किए कहा, मैं आँख खोलूँ? उसके ये बोलने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। काशी ने किसी की आवाज़ नहीं सुनी तो उसने धीरे से आँख को खोला तो देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी मांग भरी हुई थी और आईने पर लिपस्टिक से लिखा हुआ था, अब अपनी बीवी से मिलने में रोज़ रात को सुबह ऐसे ही आऊँगा, अभी जाता हूँ बाई। ये पढ़ते ही एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, पर तभी उसकी नज़र अपने गले में पहनी चैन पर गई जिसपे त्रिशूल के साथ डमरू लगा था छोटा सा। ये देख काशी सोचने लगी कि ये उसके गले में कैसे आया। तो वो ये सोच ही रही थी कि तभी चंदों की आवाज़ आई और उसने जल्दी से शीशे पर लगी लिपस्टिक को साफ किया और अपनी मांग में लगे सिंदूर को जल्दी से बालों में छुपाने लगी। दुपट्टे लेकर वो बाहर आई और नीचे सबके पास चली आई। वो युग के पास आते हुए बोली, युग, हॉस्पिटल चलना है आप, आज तुम्हें याद है ना? उसके ये कहते ही अभय ने उसे पूछा, क्यों काशी, आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
काशी ने उसके पास बैठते हुए कहा, अरे नहीं पापा, रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ मैं और क्यों। बाबा, हर 6 महीने में हम दोनों का रूटीन चेकअप कराते हैं, पर माँ है नहीं जाती। वो कहती है उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि वो राजस्थान की सख्त मिट्टी की बनी है। ये कहते हुए वो चंदू की तरफ देखने लगी। अभय ने उसे देखकर कहा, ठीक ही तो है, हम चलते हैं आपके साथ। उसके कहने पर काशी खुश होते हुए मान गई। तो शिवांगी ने कहा, अंकल जी हम भी साथ चले। वो हम कुछ काम से मार्केट जाना था दी के साथ, तो इनके चेकअप के बाद हम साथ में वहीं से निकल लेंगे। ये सुनते ही काशी ने उठते हुए कहा, एक काम करते हैं, आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा, सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और रात में विजय अंकल आप बंजारों को बुला लेना। वैसे भी पापा ने आने की खुशी में हमने जश्न नहीं मनाया, तो आज रात कर लेते हैं मिल के सेलिब्रेट। उसकी बात पर विजय खुश होते हुए बोला, तो फिर तो डन रहा, आज सबकी छुट्टी और सब फैमिली शॉपिंग पर और पिकनिक पर चलेंगे। वैसे सच बोलूँ तो मुझे छुट्टी की बहुत ज़रूरत थी, पर मेरा बेटा ऐसे मुझे करने नहीं देता। ये देखते हुए मेरी बेटी ने मुझे छुट्टी दिला दी काम से। काशी ने आपको यह रोका पता तो मुझे रोज़ छुट्टी मिल जाती। उन्होंने जैसे ये कहा, रुद्र आकर काशी के सामने रोले सोफे पर बैठ गया। काशी ने उसे देखते हुए कहा, मैं तो रुक सकती हूँ, आप रोकते ही नहीं। ये कहते हुए वो रूठी सी बैठ गई। अरे लाडो, हम रोक ले, पर अब कोई बहाना मिला ही नहीं रहा है। तुम कहो तो अपने रुद्र की बहू बना के रोक लो। शालिनी की ये कहते ही काशी नजरें झुका लिए और सक पकाते हुए बोली, क्या आप भी आंटी जी कुछ भी बोल देती हैं। चलिए नाश्ता कर आप सब, फिर हम निकले। ये बोल वो डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। रुद्र उसे जाते हुए मुस्कुरा के देख रहा था। अब इस बात को नोटिस कर रहा था कि रुद्र के दिल में काशी के लिए कुछ तो था, पर काशी को रुद्र से दूर रहना ही वो देख पा रहा था। सब नाश्ता कर निकल गए। अभय युग और काशी को भी लेकर पहले हॉस्पिटल निकल गया। विजय शालिनी के साथ बाकी मॉल के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ गायत्री जी सिया के साथ वापस उसी मंदिर के बगीचे में बैठी और पेंटिंग कर रही थी। उसने सिया से पूछा, तुम कल जो कह रही थी क्या वो सच था। सिया ने सेब खाते हुए उसे कहा, कौन सी बात। गायत्री ने कार्डबोर्ड पर ब्रश चलाते हुए कहा, अरे वही कि तुमने अभय को देखा है। यह सुनते ही सिया ने सेब को अपने में दबाते हुए उसे घूर कर देखा और सेब मुंह में बाहर निकल कर उसे बोली, आपको उसका नाम भी पता है और मुझे बोलती हैं कि मैं तो उसे मिली ही नहीं, सिर्फ सपनों में देखा है। अब आप क्या बोलना चाहेंगी। गायत्री ने इस बार उसे देखते हुए कहा, वो क्या है ना, इतने सालों से एक ही सपना और एक ही नाम हम हमेशा नींद में बोलते हुए उठ बैठते हैं, इसीलिए अब आप बताओ क्या सच में वो वही थे। सियान ने वापस से सेब खाते हुए उसे कहा, जी हाँ, मैंने उन्हें को देखा सच में, जिसे आपने सपने में देखा है। वैसे हैं बहुत प्यारे आपके अभय जी। तो फिर शुरू हो गई, और चल जाओ इसमें पानी लेकर आओ, जब देखो बेकार का दिमाग लगाती हो। गायत्री के कहने पर सिया मुंह बनाते हुए कलर वाला पानी लेने के लिए चली गई। गायत्री जी अपनी पेंटिंग बनाने लगी और गुनगुनाते हुए गाने लगी। सिया कलर वाला पानी अपनी मस्ती में सेब खाते हुए लेते जा रही थी। उसने सेब खाकर उसे फेंकाना चाहा तो उसे कहीं भी डस्टबिन नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर डस्टबिन था। वो वहीं से खड़ी कर उसे निशाना लगाकर सेब को फेंकने लगी और उसे जैसे फेंका वो एक लड़के के सिर पर लगा। सिया ने यह देखकर अपनी आंखों को बड़ा कर लिया और जब उसे शख्स ने पीछे मुड़ के उसे देखा तो वो कुणाल था। सिया कुणाल को देखकर अपने मुंह को मोड़ के खड़ी हो गई और धीरे से पीछे मुड़ के देखा। कुणाल गुस्से में उसी की तरफ ही देख आ रहा था। वो उसे पास आता देखकर वहां से जाने लगी। कुणाल ने उसे पीछे से आवाज दिया, रोका। उसके कहने पर सिया अपनी आंखें को बंद किए भगवान से प्रार्थना करते हुए खड़ी हो गई। कुणाल उसके पास आया और उसे सामने खड़े होते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस। सिया ने अपनी आंखें खोलकर उसे दांत दिखाते हुए कहा, सॉरी, वो डस्टबिन में इसे डाल रही थी और गलती से आपको लग गई। मैं आपको डस्टबिन नजर आ रहा था। कुणाल के ये कहते ही सिया ने जल्दी से कहा, नहीं, आप तो माशाल्लाह इतने हैंडसम हैं और आप कैसे डस्टबिन हो सकते हैं। वैसे सॉरी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। सिया के ऐसे माफ़ी मांगने पर कुणाल ने बिना देखे हाथ में लिए सेब को एक बार में ही डस्टबिन के अंदर डाल दिया था, जिसे देखकर सिया ने आंखें फाड़ से कहा, वाह क्या निशाना था, कमाल है मतलब। कुणाल ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, काश मैं भी आपसे ये कह पाता। खैर अगली बार जरा देखकर, ये बोल वो चला गया। सिया ने उसके जाने के बाद उसे देखते हुए कहा, हाय अब देखना पड़ेगा तुम्हें मिस्टर अरोगेंट। तभी उसे याद आया कि उसे गायत्री ने पानी के लिए भेजा था। वो जल्दी से गई और पानी लेकर गायत्री के पास पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा गायत्री जी पेंटिंग करते हुए मगन थी। उसने उसे साफ पानी देते हुए उसे कहा, अब आप जल्दी से पेंटिंग पूरी करें, हमें जल्दी से यहाँ से जाना भी है, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। एक बात पूछूं आपसे। गायत्री ने पेंटिंग करते हुए उसे कहा, हाँ पूछो। मैंने इतने सालों में आपको कभी नहीं पूछा, पर मेरे दिल में कई सवाल हैं कि मैं मालिनी जी आपको किस चीज़ की दवा रोज़ देती हैं और महीने इंजेक्शन दिलवाती हैं। मुझे तो आप बिल्कुल ठीक लगती हैं, फिर ये किस चीज़ की दवा है
जो वो आपको देती है। सिया के इस सवाल पर गायत्री का हाथ कपबोर्ड पर चलते हुए रुक गया और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमें भी नहीं पता, बस ये याद है कि जब से मैंने आंखों को खोला है, हमें होश में आई हूँ, तब से मैंने मालिनी को पास देखा है और वो मुझे 1 साल तक खुद अपने पास रख कर देखभाल करती थी। उस वक्त इस दवा को लेने के बाद मुझे बहुत अजीब से दर्द होते थे सर में, पर अब नहीं। पर हाँ, अगर कभी कभी छूट जाती है दवा तो मेरी आंखों के सामने जैसे पता नहीं किस किस का चेहरा आ जाता है और सर फटने लगता है। पर एक चीज़ कॉमन होती है और है अभय का चेहरा, जो मुझे सपनों में भी दिखता है। दवा लाने पर उसी साथ पता नहीं कैसे कैसे दृश्य हमारी आंखों के सामने आते हैं और सर दर्द से फटने लगता है, फिर हम बेहोश हो जाते हैं, पर जब होश आता है तब सब ठीक होता है। सिया ने उसकी बात पर गौर करते हुए कहा, ये आंखें खुली का क्या मतलब है? गायत्री ने वहीं रखे एक कपड़े को उठा के अपना हाथ साफ करते हुए उसे कहा, मैं 1 साल कोमे में थी। जन आंखें खोली तो मालिनी ही थी जो मेरी आंखों के सामने थी, और उसके पिता। उन्होंने मुझे बताया कि मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ उसके सिवा, और तब से मैंने उसे ही अपना मान लिया। ये कहते हुए उसने सिया को देखकर कहा, अच्छा चलो, हमें भूख लगी है। ये कहते हुए उसने कपबोर्ड को कवर किया और सिया ने बाकी सारी चीज़ों को समेट के बैग में रख लिया। दोनों वहाँ से बात करते हुए निकल गए। कुणाल जब तक उधर गायत्री को खोजते हुए आया तो वो जा चुकी थी। वो बस मन में वापस जाने लगा कि अरे गायत्री बेटा, जा रही हो? ये कहते हुए पंडित जी के सामने आ रहे थे। गायत्री ने पंडित जी को देखते हुए मुस्कुराते ही कहा, जी कल आएंगे यहाँ पर, शाम को डांडिया होगी और आरती भी, आना जरूर देखेंगे। पंडित जी के कहने पर गायत्री ने हाँ बोल दिया और उसे प्रणाम करके आगे बढ़ गई सिया के साथ। पंडित जी भी अपने घर की तरफ चल दिए। कुणाल ने जैसे पंडित जी के साथ गायत्री को बात करते हुए देखा तो वो खुश हो गया, पर जब तक वो उसके पास जाता वो बात कर के जा चुकी थी। कुणाल जल्दी से उसके पीछे भागा। गायत्री सिया से बात करते हुए चली जा रही थी। कुणाल उसके पीछे उसे मिलने के लिए चल रहा था, पर तभी वो किसी और से टकरा गया और के हाथ से लिया सामान गिर गया। कुणाल ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी, माफ़ कर दे, मैं अभी उठा देता हूँ। ये बोल वो जल्दी से उसका सामान उठा के उसे देते हैं और भागते हुए बाहर की तरफ आता है। वो देखता है गायत्री कार में बैठ रही थी। वो सीढ़ियों पर खड़े उसे देखने लगा। वो काफ़ी दूर तक आया, उसे अपने आदमी को उसका पीछा करने का इशारा किया। उसका आदमी उसका पीछा चला गए। तो दोस्तों, इस कहानी को इसे यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे काशी और अभय का फिर से मिलन होगा या फिर मालिनी कर देगी काशी के साथ कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना। ये तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।